नवल अपनी पत्नी और बेटी के साथ धर्मपुर नाम के गांव में रहता था। नवल मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाया करता था। एक समय की बात है, नवल की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वो बहुत कमजोर हो जाता है। अब वो मजदूरी के लिए भी नहीं जा पा रहा था। नवल के घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। तभी उसकी धर्म पत्नी नवल से कहती है, अजी, मैं आपसे कह रही हूँ कि होली आ रही है, क्यों ना हम कलर और पिचकारी की दुकान लगा लें। हाँ नीला, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि धन्ना सेठ भी रंगों और पिचकारी की दुकान लगाता है। वो हमारी दुकान थोड़ी ना चलने देगा, और उसकी बड़ी दुकान के आगे हमारी छोटी सी दुकान से कौन सामान खरीदेगा भला। अजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भगवान सबको देने वाले हैं, हमें भी देंगे। और वैसे भी आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि मजदूरी तो कर नहीं पाएंगी कुछ दिन तक। मैं ऐसा करती हूँ कि बचे हुए पैसों से थोड़ी बहुत रंग और पिचकारी ले आती हूँ, और कल से हम पिचकारी और रंगों की दुकान लगा लेंगे। ठीक है नीला, जैसा तुम ठीक समझो। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी उनकी प्यारी सी बेटी राधा आ जाती है और कहती है, बाबा, मुझे भी होली पर पिचकारी चाहिए। जब आप बेचने के लिए पिचकारी लाओगे ना, तो उसमें से एक पिचकारी मेरे लिए भी बचाना। मैं भी अपने दोस्तों के साथ होली खेलूंगी। हाँ राधा बिटिया, तुम्हारे लिए तो सबसे सुंदर पिचकारी बचाएंगे हम, तुम चिंता मत करो। अगले दिन नीला थोड़ा बहुत रंग और पिचकारी ले आती है, और धन्ना सेठ की दुकान के पास ही वो लोग भी अपनी छोटी सी दुकान लगा लेते हैं। अरे ये क्या नवल, तुम मजदूरी वजदूरी छोड़कर ये रंग और पिचकारी बेच रहे हो? ये तुम्हारा काम नहीं है। हाँ सेठ जी, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं मजदूरी पर नहीं जा पा रहा हूँ। सोचा थोड़े से रंग और पिचकारी ही बेच लूं। धन्ना सेठ को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि नवल उसकी दुकान के आगे अपनी रंगों और पिचकारी की दुकान लगाए। ज्यादातर ग्राहक धन्ना सेठ की दुकान पर जा रहे थे, क्योंकि उसकी दुकान बड़ी थी और उसमें सारी वैरायटीज थी। देखा नीला, मैंने कहा था ना कि धन्ना सेठ की दुकान के आगे हमारी छोटी सी दुकान से कौन सामान खरीदेगा भला। अजी, आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान सबको देता है, वो हमें भी देगा। धीरे धीरे कुछ कस्टमर नवल की दुकान पर भी आने लगे, और नवल की दुकान से रंग और पिचकारी बिकने लगे। धन्ना सेठ ये सब देखकर अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था। अरे बिहारी, जरा ये तो बता कि हमारी दुकान का कोई कस्टमर उनकी दुकान पे तो नहीं जा रहा ना? अरे नहीं सेठ जी, उनकी दुकान पर सस्ता सामान है, तो जो गरीब लोग हैं वही वहां जा रहे हैं। अरे सेठ जी, मैंने सुना है कि उनका सारा माल बिक गया है, बस एक पिचकारी बची है उनके यहाँ, वो भी उनकी बेटी के लिए रखी है उन लोगों ने। अच्छा बिहारी, तो तू ऐसा कर, ये ले 100 रुपए और जाकर वो पिचकारी खरीद के ले आ। बिहारी नवल की दुकान पर पहुंचा और बोला, अरे नवल भैया, एक पिचकारी मुझे भी देना जरा। अरे बिहारी भैया, एक ही पिचकारी है, वो मैंने अपनी बेटी के लिए बचा कर रखी है, बस यही बची है, बाकी सारी बिक गई। अरे नवल भैया, मेरा भी घर में एक बेटा है जो पिचकारी के लिए बहुत जिद कर रहा था। आप ऐसा करो, ये 100 रुपए रख लो, मगर मुझे ये पिचकारी दे दो। नवल ने सोचा कि दूसरी पिचकारी 50 रुपए में ही आ जाएगी, इसीलिए नवल ने वो पिचकारी बिहारी को बेच दी, और फिर वो पैसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में नवल सोच रहा था, हे भगवान, मैंने राधा बिटिया के लिए एक पिचकारी बचाकर रखी थी, वो भी बेच दी। अब मैं राधा बिटिया को क्या जवाब दूंगा? मुझे उसकी पिचकारी 100 रुपए में भी नहीं बेचनी चाहिए थी। अब मैं कहाँ से पिचकारी लाऊं? सारा बाजार बंद हो गया है, और मुझे तो कोई पिचकारी मिली ही नहीं। अब मैं क्या करूं? नवल ये सोचता हुआ जा रहा था कि तभी उसने देखा कि रास्ते से एक बुढ़े बाबा आ रहे हैं, जिनके हाथ में कुछ पिचकारियां थीं। उन्हें देखकर नवल ने उनसे पूछा, अरे बुढ़े बाबा, ये पिचकारी बेच रहे हो क्या? हाँ बेटा, 50 रुपए की है। नवल ने बुढ़े बाबा को 50 रुपए दे दिए और उनसे पिचकारी लेकर घर आ गया। अरे राधा बिटिया, ये लो, तुम्हारे लिए पिचकारी ले आया हूँ। मैं ज्यादा अच्छी पिचकारी तो नहीं ले पाया, लेकिन तुम इसी से काम चला लेना। अरे बाबा, ये पिचकारी तो बहुत अच्छी है, मैं इसे खेल कर देखती हूँ। राधा, होली परसों है बेटा, तुम अभी से पिचकारी से मत खेलो, वरना ये टूट जाएगी।
लाओ, मैं इसे संभाल कर चावल के डब्बे में रख देती हूँ। नीला पिचकारी को चावल के डब्बे में रख देती है। राधा जब शाम को खेल कर घर आती है तो उसे पिचकारी चलाने का मन करता है। राधा चुपचाप से पिचकारी निकाल लेती है। जैसे ही राधा उस पिचकारी को चलाती है तो उसमें से चावल निकलने लगते हैं। राधा माँ को आवाज देती हुई कहती है, माँ, माँ देखो ना, इस पिचकारी से चावल निकल रहे हैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अभी पिचकारी मत चलाओ, और तुमने ये सारे चावल गिरा दिए। नहीं माँ, ये चावल तो पिचकारी से। चलो राधा, अब चुप भी करो, जाओ सो जाओ। इस बार नीला ने उस पिचकारी को दाल के डब्बे में रख दिया। अगले दिन जब राधा ने फिर से पिचकारी चलाई तो उस पिचकारी से दाल निकलने लगी। राधा ने जल्दी से अपनी माँ को बुलाया। अब नीला को ये समझने में देर न लगी कि ये जादुई पिचकारी है, और इस पिचकारी को जिस चीज में रख दो ये पिचकारी वही उगलती है। बिहारी ने छुपकर ये सब देख लिया था। वो धन्ना सेठ के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई। धन्ना सेठ ने बिहारी से पिचकारी चुरा कर लाने को कहा। बिहारी पिचकारी चुरा कर ले आया। ला ला बिहारी, जल्दी ला, अब तू देखना मैं इस पिचकारी की मदद से कितना अमीर बन जाता हूँ। यही सोचकर धन्ना सेठ ने उस पिचकारी को पैसे के बक्से में रखा और फिर उसे निकाल कर चलाने लगा। लेकिन वो पिचकारी कीचड़ उगलने लगी और उगलती ही गई। ये सब देखकर धन्ना सेठ की पत्नी बोली, मैं आपको हमेशा ही समझाती रहती हूँ कि वो बहुत भले लोग हैं, उनसे मत जलो, उनका बुरा करने के बारे में मत सोचो। ये जादुई पिचकारी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही है क्योंकि ये उन्हें मिली थी, आपको नहीं। आपकी भलाई इसी में है कि इस जादुई पिचकारी को वापस कर दो और उनसे माफी मांग लो। हाँ सुमन, तू सच कह रही है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर धन्ना सेठ ने वो पिचकारी उन्हें वापस कर दी और उनसे माफी मांग लिया।